बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और जैसा कि आपके इल्म है कि गुज़िश्ता चंद शोज़ हमने हॉकी के ऊपर किए और हमने पाकिस्तान कौमी खेल हॉकी को डिस्कस किया कि जिस तरह पाकिस्तान को एशिया कप में शिकस्त हुई और पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से ना सिर्फ बाहर हुआ बल्कि वर्ल्ड कप से भी बाहर हुआ। तो इस हमने हॉकी को इसलिए डिस्कस किया क्योंकि हम चाहते थे कि पाकिस्तान में खेल दोबारा से फ्लरिश करे और दोबारा से विक्ट्रीज जो है पाकिस्तान के लिए उसका मुकद्दर बने, दोबारा से पाकिस्तान की टीम जो है वो विक्ट्री स्टैंड पे नजर आए। लेकिन आज के शो पे हम बात करेंगे पाकिस्तान के मकबूल तरीन खेल क्रिकेट के हवाले से ज़्यादातर हम डिस्कस करेंगे आज पाकिस्तान के खेल मकबूल तरीन खेल क्रिकेट को, कि जहाँ पे मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान अब वेन्यू जो है वो फाइनल हो चुका है और साथ साथ पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके अलावा क्रिकेट से जुड़े दीगर मामला के हवाले से। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज जीतना चाहते हैं। शान मसूद ऊपर के नंबर पर खेलता है, उसे नीचे खिलाना ज्यादती और मोहम्मद हारिस को रिजवान की जगह मौका देना जल्दबाजी होगी। कौमी कप्तान बाबर आजम। देखिए, शान मसूद मेरे ख्याल से वो उसके लिए अनफेयर होगा कि अगर हम उसको डालें और उसको बोलें कि आप 5वें या 6वें नंबर पर खेलें। नए क्रिकेट सीजन के हवाले से पीसीबी का अहम इजलास में मसरूफ तरीन क्रिकेट सीजन की तैयारियों के हवाले से बातचीत। पाकिस्तान वुमेन टीम ने पहले वनडे में श्रीलंका को बआसानी 8 विकेटों से हरा दिया। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जनूबी कोरिया ने अपने नाम कर लिया। इवेंट में भारत तीसरे, जापान चौथे और पाकिस्तान 5वें नंबर पर रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम 2022 हॉकी मेंस के शेड्यूल का ऐलान। कौमी टीम का इवेंट में पहला टाकरा 30 जुलाई को साउथ अफ्रीका से होगा। इमाम रजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5 मेडल्स जीतने के बाद कौमी एथलेटिक्स टीम वतन वापस पहुंच गई। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और आपने देखा कि पाकिस्तान के जो एथलीट्स हैं उन्होंने ईरान में खेले जाने वाली इमाम रज़ा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बड़ी अच्छी और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो अच्छी खबरें पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से आ रही हैं और ये बड़ा खुश आइंद है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनका नाम जो है वो बिलाखिर आना तो शुरू हुआ, कुछ ना कुछ विक्ट्रीज़ और कुछ ना कुछ मेडल्स तो आने शुरू हुए हैं। लेकिन साथ साथ जिस तरह आपने हॉकी के हवाले से खबर देखी कि जनूबी कोरिया ने जो है वो ये इवेंट एशिया कप जो है वो अपने नाम कर लिया और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है जिसने आज बांग्लादेश की टीम को शिकस्त दिया वो 5वें नंबर पर आ गया और जापान चौथे पे, भारत तीसरे नंबर पे रहा है। तो ये कुछ रहा एशिया कप में, कुछ ये तल्ख यादें एशिया कप के हवाले से, लेकिन कुछ खुशगवार यादें भी जो है वो एशिया कप के हवाले से जो है वो इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। और हम जिस तरह हॉकी को डिस्कस कर रहे हैं तो इस वक्त हमें एक ज़बरदस्त पाकिस्तान के स्पीडी जो है वो राइट आउट ने ज्वाइन किया कि जब गेंद को लेकर वो दौड़ते थे तो सब लोगों की निगाहों का मरकज़ होते थे। बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन है, हॉकी के तो प्लेयर हैं ही हैं, क्रिकेटर बड़े ज़बरदस्त हैं और उनके जो चौके और छक्के हैं वो वेटरन्स क्रिकेट में जो है वो लोग बड़े उनके फ़ैन हैं। क्रिकेट के हवाले से भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त इंटरनेशनल स्टार और हमारे बहुत ही अपने कमर इब्राहिम साहब। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। कमर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस वक्त आप मसरूफ़ हैं अपनी फैमिली के साथ, आपने हमारी खुसूसी दावत पे ये वक्त निकाला। पहले तो अपनी सेहत के बारे में बताइए कि इन दोनों आपकी सेहत कैसी है, क्योंकि हमने दुआए सेहत की अपील भी की थी अपने शो में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है और अब मैं वापस अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी इन हो गया हूँ। क्रिकेट खेल रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ और अभी इंशाल्लाह ओमान की वेटरन्स की टीम आ रही है, उसके अगेंस्ट भी इंशाल्लाह खेलूंगा। इंशाल्लाह हम आपको दोबारा से इसी तरह से दौड़ते हुए देखेंगे। लेकिन ज़रा से पाकिस्तान की हॉकी के हवाले से बताइए कि जिस तरह पाकिस्तान ने एशिया कप में खेला है, बतौर साबिक ओलंपियन आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि टेक्निकली आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि पाकिस्तान कैसा खेला इस टूर्नामेंट में। अली भाई देखिए, ऑल टुगेदर अगर हम देखेंगे तो एंड रिजल्ट को सबसे पहले देखा जाता है और अपने टारगेट को देखा जाता है। तो जो टारगेट था वो तो हमने अचीव नहीं किया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि आपने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है, वो टारगेट अचीव नहीं किया। इस अचीव ना करने का जो नुकसान है वो इतना बड़ा है कि जो अब हमें पूरा करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उस वर्ल्ड कप के क्वालिफायर ना होने से अब हम बहुत पीछे चले गए।
सोचने वाली बात यह है कि अब एक्चुअली इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं इसमें। एशिया कप की जो टीमें हैं, कोरिया, जापान, इंडिया, और इंडिया जो कि पहले से क्वालिफाई भी कर चुका है, उसमें भी पाकिस्तान का क्वालिफाई ना करना ये एक बड़ी अफसोस की बात है और बड़े दुख की बात है पाकिस्तान के हॉकी के लिए, इस नेशनल गेम के लिए और पूरे पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन के लिए। ठीक है, अच्छा कमर भाई, मगर मैं ये कहता जी कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। मैं ये कहता हूँ कि जो चीजें, जो ब्लंडर्स इसमें हुए हैं, वो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इसको प्रॉपर्ली प्रोब करना चाहिए, क्योंकि ये वो ऐसे ब्लंडर्स हुए हैं जो कि हॉकी की तारीख में कहीं ऐसे नजर नहीं आते। तो इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स की वजह से आप जो है पाकिस्तान के जो एक वर्ल्ड कप पे क्वालिफाई करने से बाहर हो गए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बहुत सीरियसली और बहुत स्ट्रिक्टली, देखिए पहली बात तो ये कि मेरा थोड़ा सा एतराज है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से कि जो आपने प्रोब कमेटी बनाई है, वो प्रोब कमेटी आपके अपने आदमियों की तो होनी ही नहीं चाहिए। कलीम भाई बहुत स्ट्रेट आदमी है, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बहुत स्ट्रेट आदमी है, जो सही है सही, जो गलत है गलत उसको कहते हैं, मगर फिर भी वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ इस वक्त अटैक है एज ए सेलेक्टर। नासिर अली एज ए सेलेक्टर, जाहिद शाह साहब जो है वो भी बहुत स्ट्रेट आदमी है, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने उसूलों के ऊपर। बट द थिंग इज, मेरे ख्याल में इनके ऊपर साथ में एक बाहर का आदमी होना चाहिए था जो कि बिल्कुल न्यूट्रल हो। बट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अगर ये किया है तो स्ट्रिक्टली उसको बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए और इसको प्रूव करना चाहिए, और जो भी इसके जिम्मेदारान है उनके ऊपर जो है ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है कमर इब्राहिम साहब, दिल तो ये चाहता है कि आपसे तफसील के साथ गुफ्तगू करें, लेकिन इस वक्त आप अपनी फैमिली के साथ बिजी हैं, तो हम थोड़े को ही बहुत जानेंगे और आपके इंतहाई मशकूर है कि आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। ये थे जनाब पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन कमर इब्राहिम साहब, और हमारी कोशिश यही है कि अपने तकरीबन हर शो में जो है पाकिस्तानी कौमी खेल हॉकी के हवाले से हम बात करते रहें और जो भी इसके ग्रे एरियाज़ हैं उनको डिस्कस करते रहें, जो अच्छी चीज़ें हैं उनके हवाले से हम बात करते रहें। लेकिन अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के 100वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे हॉकी के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए ओलंपियन कमर इब्राहिम साहब, और अब हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के 100वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब ने। उनसे बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। लेकिन आज बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सहाफ़ियों के साथ उनकी तवील अरसे के साथ 1-to-1 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने क्या कहा, आइए पहले वो सुनते हैं। हमेशा ही बात आती है कि हल्की टीम कोई भी नहीं होती। इंटरनेशनल टीम जो सी भी टीम हो वो टफ टाइम देती है, जिस मर्जी कंडीशन में हो आपको अच्छा खेलना पड़ता है। देखें अभी टू अर्ली है कि आप चांस दें। रिजवान परफॉर्म बिल्कुल वैसा नहीं हो पा रहा, लेकिन पूरा बिलीव है मुझे रिजवान पे, और जिस तरह हमेशा मुझे उस पर रहता है कि वो मेरे लिए बैक पे खड़ा रहता है और टीम के लिए भी बैक में खड़ा रहता है। शान मसूद ऊपर वाले नंबर पे खेलता है और नीचे वाले पे वो अनयूज होगा। मेरे ख्याल से वो उसके लिए अनफेयर होगा कि अगर हम उसको डालें और उसको बोलें कि आप 5वें या 6वें नंबर पे खेलें, तो वो मेरे ख्याल से उनके लिए अनफेयर होगा। सर देखें, अगर आपने कोई टीम बनानी होती है ना, आपको कंसिस्टेंट चांस देना पड़ता है। ये नहीं कि आप हर सीरीज़ में या हर दूसरी सीरीज़ में तब्दीलियाँ करें या चांस लें। देखें अच्छी टीम वही होती है जो कंसिस्टेंट खेलती है। बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का और बोलने का। उनको लगता है कि डोमिनेट नहीं हूँ, डोमिनेट हूँ, बेफिक्र हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम की। बहुत सारे सवालात इस गुफ्तगू से निकल के सामने आते हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ काउंटी क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाने वाले और डर्बी शायर को लीड करने वाले शान मसूद के हवाले से, कि जिन्होंने वसीम अकरम के बाद एक नई तारीख रकम की है, जो काउंटी के कप्तान मुकर्रर हुए हैं। सब उनके हवाले से बात कर रहे हैं कि शान मसूद इस वक्त जिस फॉर्म में है, जिस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान को उनकी खिदमत से फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि शान मसूद को नीचे के नंबर पर खिलाना ज़्यादती
होगी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये ज्यादती उस वक्त क्यों नजर नहीं आती कि जब आप पाकिस्तान के लिए इनिंग का आगाज करते हैं और फिर आप बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी जब ऊपर खेलती है तो फिर फखर जमान को हम नंबर 3 पे खेलते हुए देखते हैं। जब कराची किंग्स से आप खेलते हैं तो फिर हम शर्जील खान को नीचे आता हुआ देखते हैं कि जब आप कराची किंग्स से खेलते हैं तो हम साहबजादा फरहान को नीचे आता हुआ देखते हैं। तो वहां पे क्या इस वक्त ये नाइंसाफी नजर नहीं आती कि जब अब शान मसूद जो इनफॉर्म प्लेयर है उसको खिलाते हुए नाइंसाफी ज्यादती नजर आ रही है? क्या कहेंगे महमूद हामिद साहब? लगता तो ऐसा ही है कि कॉल ऑफ फेल में तजाद नजर आता है बातों के अंदर कि आपने किसी प्लेयर को अगर नहीं लेना तो आपके पास जस्टिफिकेशन जो है वो डिफरेंट होती है। और मैं समझता हूं कि अगर किसी प्लेयर की अच्छी फॉर्म लगी हुई है और प्रूवन प्लेयर रहा है तो उसको टीम में आना चाहिए। और मेरे ख्याल से शान मसूद की जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है इसको यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर यही आता है ना कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग का बड़ा जिसे कहना चाहिए पाकिस्तान टीम में बहुत ये चीजें चलती चली आई हैं। अब आप देखें कि जो परफॉर्मर अभी बाबर आजम ने बोला है कि हमें कंसिस्टेंट चांस देना पड़ता है लोगों को, तो एक प्लेयर के लिए तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर किसी की परफॉर्मेंस में इंडिविजुअली क्या बात करूं किसी की, मैं इफ्तिखार का नाम लेना चाहूंगा कि उनकी ऐसी क्या परफॉर्मेंसेज हैं कि जिसकी वजह से वो बार बार पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाते हैं। और एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये होता है कि वो बॉलिंग कर लेते हैं। मेरे ख्याल से कि बड़ी ज्यादती हो जाती है कुछ प्लेयर्स के साथ कि वो ओवरऑल बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते रहें, उनके बल्ले से रन उगलते रहें और किसी टाइप ऑफ क्रिकेट के लिए, लेकिन फिर उनके लिए वही बात आ जाती है कि जब कहीं टाई पड़ती है। बिल्कुल आपने बात सही की थी कि रिजवान और बाबर जब ओपन करते हैं तो फखर नीचे आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए, तो वहां पर वो अपने नंबर नहीं चेंज कर रहे होते, तो फिर आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती हैं। यही तो जो टीम मैनेजमेंट है उसको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है कि कहां पर किस प्लेयर को हम लेकर आए। शुरू के अंदर बहुत से मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे जो कि ओपन करने लग गए थे और ओपनर जो है वो मिडिल ऑर्डर के अंदर आ गए थे। तो ये तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप उस प्लेयर को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल से इस वक्त शान मसूद को लेना नहीं चाहते, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी बात की है। क्योंकि महमूद हामिद साहब आप खुद भी कोच है, अगर मैं आपकी बात करूं कि एज ए कोच कौन सा ऐसा कोच होगा जो साहबजादा फरहान जैसे प्लेयर को नीचे कर देगा? उन्होंने तो इवन कराची के मैच नंबर 6-7 पे भी खिलाया उनको। कौन सा ऐसा कोच होगा जो फखर जमान जैसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन को नंबर 3 पे कर देगा? कौन ऐसा कोच होगा कि आप 15 गेंदों के ऊपर 11 रन बना रहे हैं, 12 रन स्कोर कर रहे हैं और शर्जील खान को आप नंबर 3 कर देंगे? तो आप जहां पे आपको सूट करता है वहां पे आप नंबर आगे पीछे कर देते हैं, जहां पाकिस्तान को सूट करता है वहां पे आप प्लेयर को इंटर टीम में नहीं करते हैं। आई थिंक कि पाकिस्तान टीम में आपने हमेशा देखा है कि जो प्लेयर स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है उसकी पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। मेरे ख्याल से बाबर की जो है इस वक्त बहुत ज्यादा पावर है उनके हाथ में और हर लिहाज के, मतलब अगर वो PSL भी खेलते हैं तो वहां पर भी वो डोमिनेट कर रहे होते हैं। इतने बड़े बड़े कोचेज होते हैं, आई डोंट बिलीव के कोचेज जो है वो उनका नंबर चेंज करना नहीं चाहते होंगे। लेकिन मसला यहाँ पर यही आ जाता है ना कि स्ट्रॉन्ग जब आप हो जाते हो तो आप हर चीज में डोमिनेट करने लगते हो। अभी ये बात भी की थी कि डोमिनेशन है, एब्सोल्युटली है। आप अपने आप को देखिए, आपको अगर प्लेयर को एडजस्ट करना है, अपनी टीम आपने बनानी है तो आपको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना बहुत जगहों के अंदर। लेकिन आप अपने आप को एडजस्ट नहीं करते तो दूसरे प्लेयरों के लिए भी यही सोचना पड़ता है आपको। तो ये दोस्तियां, यारियां, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें नजर आ रही होती हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। और मैं तो सीधा इस पे चीफ सिलेक्टर वसीम को कहूंगा कि भाई आपका क्या रोल है? आप जो है वो अपनी टीम बना के देंगे ना। पिछले जमाने में जो चीफ सिलेक्टर होते थे वो एम्फसाइज करते थे, वो लड़ते थे, वो जरा करते थे कि भाई मुझे ये प्लेयर मैंने देना है आपको, आप लेकर जाएं, उसको खिलाएं। लेकिन अब यहाँ पर तो मैं ये देखता हूँ कि बिल्कुल जिसे कहना चाहिए एक क्या कहते हैं, एक डमी चीज होती है कि एक टीम बन जाती है और बस जस्ट लाइक सिलेक्टर्स मुझे लग रहा है कि वो साइन कर दे, बाकी चीजें तो
पीछे से होके ही आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन आप जिन माजी के चीफ सेलेक्टर की बात कर रहे हैं, सलाउद्दीन सल्लू जैसे चीफ सेलेक्टर भी होते थे कि जो उसूलों के ऊपर समझौता नहीं करते थे, अब्दुल कादिर जैसे सेलेक्टर भी होते थे कि जिनकी मर्जी की टीम नहीं गई तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, ऐसी बड़ी मिसालें। लेकिन वो चीफ सेलेक्टर का कोई स्टैंडर्ड भी तो होता था ना। अब जैसे हमारी क्रिकेट है ऐसे ही हमारा चीफ सेलेक्टर भी है कि उसकी बनाई हुई टीम रमीज राजा साहब तब्दील कर देते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी के लिए भी कह देता है कि वो रेड बॉल का प्लेयर नहीं है, उसके बाद वो टीवी पे आके जो है वो बड़े बड़े एंकर के सामने बैठ के, बड़े बड़े एक्सपर्ट के सामने बैठ के जो दरोगोई से काम लेता है। तो आपको लगता है कि चीफ सेलेक्टर का जो विजन है वो बाहर बैठ के तो खुर्रम मंजूर को कहते हैं कि डोमेस्टिक का विराट कोहली है, लेकिन जब वो अंदर आते हैं बोर्ड के अंदर तो उनको वो विराट कोहली डोमेस्टिक का नजर ही नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मैं समझता हूं कि स्ट्रांग होना पड़ता है, आपको अपने डिसीजंस के लिए स्ट्रांग होना पड़ता है। देखिए रिक्वायरमेंट होती है, हर सीट की एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो डिजर्व करते हैं तो यू शो, आप शो करते हैं कि मैं डिजर्व करता हूं इस सीट के लिए। लेकिन अगर आपके डिसीजन के अंदर ही और आपकी बातों के अंदर तजाद नजर आए तो फिर आपके कोई बिलीव नहीं करेगा, और फिर इसी तरह की बातें जो है वो होती रहेंगी कि आप जो है वो टीम सही सिलेक्ट नहीं कर पा रहे और नहीं कर रहे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कर रहे हैं आप। तो ये सारी चीजें जो है बैकडोर पॉलिसी में जो कहूंगा कि वो ही चल रही है कि किसी के कहने के ऊपर कोई प्लेयर अंदर आ जाता है। और एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है पाकिस्तान टीम के अंदर जो कि उसको डोमिनेट कर रही है, और वो चाहती है कि कौन सा प्लेयर पाकिस्तान टीम में रहे, कौन सा प्लेयर टीम से बाहर रहे। ठीक है, अच्छा महमूद साहब, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान में ऑफ स्पिन का जो फन है ये आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, इसी तरह विकेट कीपिंग को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, या शायद ऐसा कोई माहौल बनाया जा रहा है कि जेन्युइन विकेट कीपर जो है विकेट कीपिंग जो है वो छोड़ने से बैटिंग पे तवज्जो दे? क्योंकि अगर आपने हारिस को ही लेना है तो वो तो बुनियादी तौर पर विकेट कीपर है ही नहीं, वो तो बुनियादी तौर पर बैट्समैन है। अगर आप एक परफॉर्मेंस पे आप कामरान अकमल के ऊपर हारिस को लेकर आते हैं, ठीक है, वो उनकी फ्रेंचाइज का फैसला, वो क्या फैसला करते हैं, लेकिन सरफराज आपके पास जेन्युइन विकेट कीपर है। आपको सरफराज से शिकायत है, आप ना लें सरफराज को, आप उससे इनसिक्योर हैं, आप ना लें सरफराज को, लेकिन साथ साथ रोहिल नजीर परफॉर्मेंस देता आ रहा है। फिर आजम खान कि जिसको वर्ल्ड कप खेलने भेज रहे हैं, विकेट कीपर है वो, उन सबको हटा के आप एक मेकशिफ्ट विकेट कीपर को ला रहे हैं ताकि रिजवान को सिक्योर किया जा सके। देखिए बात यही होती है कि आप ऐसा प्लेयर अपने साथ रखते हैं, बहुत माजी में भी ऐसे हुए हैं कि आप अपना सेकंड ऐसा रखते हैं कि वो जो आपकी जगह पे ना ले सके। लेकिन कुछ जो जेन्युइन क्रिकेटर्स होते हैं वो ऐसा, उनकी सोच नहीं होती ऐसी, उनकी परफॉर्मेंस पे नजर होती है कि जब तक मैं परफॉर्म कर रहा हूं मैं पाकिस्तान टीम से खेलता रहूंगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनकी सोच में चीजें आ जाती हैं कि यार मैं ऐसी अपना सेकंड ऐसा रखूं जो मेरे से बहुत ही नीचे हो, मतलब अगर मैं 20 हूं तो वो 16 हो या 15 हो, ताकि उसका वो टीम में आते हुए उसको और इनका कमबैक बहुत आसानी से हो जाए अगर आप परफॉर्मेंस नहीं हो। तो ये सारे ये डर, ये फेयर फैक्टर्स होते हैं प्लेयर्स के अंदर जो कि प्लेयर से फिर ये सारी चीजें करवा रहे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि हाँ, अगर जिन विकेट कीपर्स का आपने नाम लिया है अगर उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है तो व्हाई नॉट, वो क्यों नहीं है टीम के अंदर। अब बात वही आ जाती है कि बहुत से प्लेयर, मैं किसी प्लेयर की बुराई या उसका एक सिलेक्शन होने का क्राइटेरिया, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान टीम में एक प्लेयर कैसे पाकिस्तान टीम के अंदर आता है। तो अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का निजाम हम लेकर आएंगे, तो भाई उनकी सिलेक्शन भी तो देखो, वो किस तरह अपने प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे होते हो। वो मार्क वो की जब उन्होंने 22 सेंचुरियां कर दी, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेलते हैं और इतने मैच्योर होकर बैट्समैन आते हैं। हमारे यहाँ तो 100 नहीं करता। मैं उसकी किसी प्लेयर की बुराई नहीं करूंगा, बुराई इस लिहाज से करूंगा उसकी गलती नहीं है, गलती है जो सिलेक्ट कर रहा है। Exactly. देखें अब्दुल्ला शफीक की मैं बात करूंगा, गुड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर, बट द सिलेक्शन जो क्राइटेरिया आपने बनाया हुआ, किस तरह वो प्लेयर एज ए बैट्समैन पाकिस्तान टीम में आ सकता है। और अगर वो आता है फिर वो न्यूजीलैंड जाता है, वहां पर जिस तरह की वो परफॉर्मेंस करता है तो ऐसा लगता है कि उसको खेलना ही नहीं आ रहा स्विंग बॉल को। आप उसको फिर लेकर आते हैं, फिर आप उसको चांसेस देते हैं। तो देखिए आप मुसलसल किसी भी ऐसे प्लेयर को टीम के अंदर रखते हैं और किसी ऐसे प्लेयर को जो प्रूवन होते हैं, जो परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, तो या वो क्रिकेट छोड़ दें, बिल्कुल क्रिकेट छोड़ दें। मैं इसी को कंटिन्यू, आप उनको सिलेक्ट नहीं करते हैं। महमूद भाई, परफॉर्मेंस करना, देखिए आपको चांस मिलता है कहीं ना कहीं पे, आप परफॉर्म कर लेते हो, ठीक है, लेकिन बात ये हो रही है कि आप टीम में कैसे आते हो। ठीक है, मतलब एक सेंचुरी करके आप टीम में कैसे आते हो, मतलब या पीछे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग आपकी कोई लैकिंग होती है, या पीछे बहुत बड़ा किसी का सिफारिश आपके
पीछे खड़ी होती है और ऊपर जो आपके बोर्ड में लोग बैठे हैं या वो आपको इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं कि आप टीम में आते हैं, फिर आप टूर करते हैं, वहां परफॉर्म नहीं होता आपसे, फिर आप आके फिर वापस टीम में अंदर आ जाते हैं। मेरे ख्याल से हमारे दौर में तो हमारे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप इतनी परफॉर्मेंस करके आप पाकिस्तान टीम में जाते हैं, एक मैच भी नहीं होते आप बाहर हो जाते ठीक हैं। है, मैं मुझे इसी चीज को जरा कंटिन्यू करूंगा। मैं मेरी आवाज आपको आ रही है, मैं इसी चीज को आपसे कंटिन्यू करूंगा क्योंकि माजी में एक हिस्ट्री रही है कि एक प्लेयर अगर खेले तो सिमिलर वैसे ही प्लेयर बाहर है। मैं इस पर जरा बात करूंगा क्योंकि काफी देर से कॉलर ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया हुआ है। जरा पहले उनको शो में इंटरेक्ट कर ले। वहाज ने मैं ज्वाइन किया है कराची से, शो में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वहाज साहब। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी आवाज सुन ली और हशाश बशाश हो गया हूँ। क्या कहेंगे? अली भाई दो छोटे छोटे सवाल है। महमूद भाई द ग्रेट बैट्समैन, एक्स्ट्रा कवर के बादशाह बैट्समैन हमारे साथ मौजूद है और मिड विकेट पे भी नहीं छोड़ते ये, मिड विकेट भी इनका बड़ा पक्का है। और दूसरा सवाल, दो सवाल हैं छोटे छोटे से। पहला ये है कि बाबर आजम को हम क्यों ना प्रोलॉन्ग लंबी कैप्टनशिप दे सके 4 साल के लिए, जैसे इंग्लैंड का कैप्टन मॉर्गन इतने सालों से कप्तानी कर रहे हैं। उसके कुछ डिसीजन से इख्तलाफ जरूर है कि कुछ दोस्तियां निभाने वाला फैक्टर शायद आप भी उसमें देख लेंगे या महमूद भाई भी देख लेंगे। उसके बारे में महमूद भाई से मैं जरूर सवाल पूछूंगा। और सेकंड, ये अभी अंडर 19 का पूरे पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है। ये जो अंडर डोमेस्टिक के हमारे जुनेद जिया साहब हैं, इन्होंने इतना बड़ा भंड मारा है कि 50 ओवर का टूर्नामेंट एक ही बॉल से कराया है। आप हालत तो देखें कि टोटल स्कोर 120 130 रन पे टीमें आउट हो रही हैं और चेस हो गया है। इतना अच्छा टूर्नामेंट में एक गलती की वजह से पूरे टूर्नामेंट का बेड़ा गर्क हो गया है। और दूसरा मेरा एक और छोटा सा सवाल कि प्लीज ये जो अंडर 19 के, अंडर 16 के, अंडर 13 के ट्रायल्स होते हैं, ये प्लीज ये आप कराची में जिस तरह नेशनल स्टेडियम में यहाँ पे लें, ये जोनों पे मत लें, क्योंकि जोनों पे ट्रायल्स हो रहे होते हैं, जोन के जो मेंबरान है वो अपने लड़के इंडक्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे जायज लड़का। ठीक है वहाज साहब, मैं तीनों सवाल आपके मुझे जो है मैं इसके तीनों के जवाबात मैं लूंगा महमूद हामिद साहब से, क्योंकि आपके जो तीनों सवालात हैं उसमें अगर जोन के वाले से बात करेंगे, ज्यादतियों की, नाइंसाफियों की बात करेंगे, तो महमूद हामिद साहब खुद भी इसी सिस्टम से गुजर कर आए और हम सभी सिस्टम से गुजर के क्रिकेट खेल कर आए। सभी नाइंसाफियों को हम भुगते हुए भी हैं और सभी इन नाइंसाफियों के डसे हुए भी हैं। जरूर बात करेंगे आपके तीनों क्वेश्चन के वाले से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले कराची से कॉलर हमारे साथ मौजूद थे वहाज, और उन्होंने कहा कि बाबर आजम को प्रोलॉन्ग कप्तानी दे देनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने कहा कि जोन के जो ट्रायल है वो नेशनल स्टेडियम में होने चाहिए क्योंकि नाइंसाफियों का सिलसिला है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक ही बॉल से जो है वो अंडर 19 में क्रिकेट खिला दी गई है पूरे 50 ओवर। तो किस तरह समअप करेंगे इन तमाम सवालात को जो वहाज साहब ने पूछे? देखिए सवालात तो बड़े अच्छे सवालात हैं कि सबसे पहले तो बाबर आजम को जो कह रहे हैं कि 4 साल की कप्तानी दे दें, बिल्कुल अभी यंग हैं वो और थोड़ा सा उनको कुछ चीज़ों पे ग्रूमिंग की जरूरत है मेरे ख्याल से। और अगर लॉन्ग टर्म उनको कप्तानी दी जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। परफॉर्मर है पाकिस्तान टीम के, तो मेरे ख्याल से 4 साल के लिए दी जा सकती है कप्तानी। और दूसरा सवाल उनका ये था कि ट्रायल्स जो है वो नेशनल स्टेडियम में होने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखें फर्क होता है फिर जब ओहदेदारान जब आ जाते हैं ना ग्राउंड के अंदर, तो उनका एक जबरदस्ती का प्रेशर आ भी जाता है सिलेक्टर्स के ऊपर कि किसी का कोई है जानने वाला या उसकी जोन का, उसके क्लब का प्लेयर है, तो वो जो है वो थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। तो अगर आप पाबंदी लगा दें, अगर वहां पर कोई ऐसे लोग ना आए, ओनली फॉर द सिलेक्टर्स जो है वो वहां पर सिलेक्ट करें और फिर वो अपनी मर्जी की टीम जो है वो बनाए, तो फिर इन्फ्लुएंस वहां पर नहीं आ पाता। तो ये दोनों चीजें तो ठीक है। और तीसरा जो है जो जिस तरह क्रिकेट हो रही है दुनिया के अंदर, बिल्कुल अगर आप 2 नए बॉल यूज कर सकते हैं तो 50 ओवर की क्रिकेट में आप नए बॉल भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बच्चों को सिखाने के लिए भी होती है कि अगर आप एक ही बॉल यूज कर रहे हैं तो उससे बाद में आपको रिवर्स जो है बॉल करना भी आ जाता है बॉलर्स को, और बैट्समैनों को रिवर्स स्विंग खेलना भी आ जाता है, क्योंकि हमारे जमाने में भी
जी वो इनको बड़ा अच्छा खेलते थे और फास्ट बॉलर रिवर्स स्विंग अच्छा कर लेते। सो ये इसके अंदर ये डिबेटेबल है चीजें। ठीक तो है। इसके अंदर कोई मेरे ख्याल से नहीं कि दो पहली चीजें हैं जो उसके ऊपर डेफिनेटली जो है वो ऐसी चीज होनी चाहिए कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट जब हो जाती है किसी के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते, आप एक न्यूट्रल वेन्यू के अंदर सारे जोन्स की ट्राई करें। सही, ठीक है। अच्छा बेनज़ीर साहब, जरा वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। ये तो वहाँ साहब के सवालात के जवाब थे जो बड़ी तफसील से आपने दिए। इनसिक्योरिटी क्या है पाकिस्तान की टीम में? क्योंकि मुझे याद है कि जब आप कराची से खेलते थे तो आपके साथ 2-3 विकेट कीपर ऐसे होते थे जो बिल्कुल मोर और लेस सिमिलर ही होते थे। राशिद लतीफ़ खेल रहे हैं तो मोइन खान बाहर है, मोइन आ गए तो फिर राशिद बाहर हो गए, फिर उसके बाद वसीम आरिफ भी एक बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर आ गए, फिर मताहिर शाह भी हमें खेलते हुए नजर आए, ताहिर रशीद भी कराची से खेलते थे। ये सिर्फ कराची की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा डिपार्टमेंट की बात करें, अनिल दलपत, हैदर निसार, एक ही जैसे विकेट कीपर तकरीबन मोर और लेस सिमिलर एक साथ खेलते रहे, कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। फिर उसके बाद जब मोइन भाई आ गए तो फिर उसके बाद पीछे जावेद कदीर ने ज्वाइन कर लिया। जावेद कदीर भी 19-20 ही थे मोइन भाई के, क्योंकि जिस तरह से उस वक्त तो पाकिस्तान ए से खेल रहे थे। अब हम देखते हैं कि अगर एक कोई विकेट कीपर है या कोई एक अच्छा ऑफ स्पिनर है, ये लेग स्पिनर है, तो दूसरा अपने साथ ऐसा रखता है कि वो 19-20 नहीं होता, वो बहुत ही कोई 12-20 का एक डिफरेंस हो जाता है। देखिए उस वक्त भी मेरे ख्याल से जब कराची की क्रिकेट होती थी तो या राशिद पाकिस्तान टीम में होता था या मोइन पाकिस्तान टीम में होता था, तो वो एक जो है वो कराची की टीम के साथ वो मुसलसल रहता था। लेकिन देखिए पाकिस्तान टीम में देखिए होम सीरीज के अंदर मैंने नहीं देखा कि कमोबेश के 2-2 विकेट कीपर जो है आप होम सीरीज के अंदर जो है टीम के अंदर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आप किसी वक्त भी खुदा न खास्ता अगर आपका मेन विकेट कीपर जो अगर इंजर्ड हो जाता है तो आप फौरन बुला सकते हैं, उसकी जगह आप दूसरा एक आपके पास चॉइस होती है कि आप उसको रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 2 विकेट कीपर रखने की अभी तो कोई मेरे अच्छा, कोई इसकी वजह ये तो नहीं समझ रहे कि मुल्तान की जो गर्मी है उसको जहन में रखते हुए ये फैसला किया हो, लेकिन बड़े क्लियरली कैटेगोरिकली कहा है बाबर आजम ने कि रिजवान के होते हुए मुश्किल है कि चांस मिले हारिस को। तो डेफिनेटली अभी देखें, अभी आप इतनी जल्दी रिजवान के ऊपर आप कैसे लेकर आ सकते हैं? रिजवान ने बहुत परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, मुसलसल परफॉर्मेंस करता रहा, तो अभी आप इतनी जल्दी है कि यंगस्टर्स को आप कैसे आप रिजवान की जगह अगर आपने जबरदस्ती किसी का डेब्यू कराना है वो बात डिफरेंट है, जो कि हम अक्सर कराते हैं, लेकिन अभी कोई मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे देखिए प्रोफेशनल क्रिकेट है, अगर कोई इंजरी भी हो जाती है तो यहाँ पर कितनी देर की ट्रैवलिंग होगी, फौरन बंदा वहां पर पहुंच सकता है अगले मैच में, उस मैच में तो वो फिर भी नहीं हो सकता है ना, देखते अगले मैच में पहुंच सकता है। खैर इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो उन्होंने 2 विकेट कीपर क्यों रखे हैं, इतना बड़ा मैं जो स्क्वाड देख रहा हूँ, स्क्वाड उसके साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ है, मेरे ख्याल से ड्रेसिंग रूम में तो बैठने की जगह भी नहीं होगी जितने लोग पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और जो है ड्रेसिंग रूम को शेयर करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसको देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को मिनिमाइज भी करना पड़ता है, आपको देखनी सारी चीजें पड़ती हैं। अभी मैं पाकिस्तान की टीम जो देख रहा हूँ, मिडिल ऑर्डर आपका बिल्कुल ही आपका जो मुझे ऐसा नजर आता है, बिल्कुल फारिग साहब मुझे मिडिल ऑर्डर 50 ओवर्स की क्रिकेट में नजर आ रहा है। और अगर आप अभी देख भी लें तो आपको जो प्रॉब्लम आई है मिडिल ऑर्डर के अंदर ही आई है। अगर आपके देखें ऊपर से अगर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपके पास 4 नंबर पे कौन सा प्लेयर है, फिर इफ्तिखार है या खुर्शीद शाह को आप लेकर आते हैं, ठीक है, फिर आपके पास ऑलराउंडर्स आ जाते हैं, या रिजवान आपके पास विकेट कीपर बैट्समैन आ जाता है, तो आपके पास ऐसे बैट्समैन नीचे आ जाते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर। अगर आप नवाज को भी लेते हैं तो नवाज जो है वो प्रॉपर बैट्समैन तो खैर नहीं है ना कि वो। अच्छा, आपने नवाज का जिक्र किया है, आपने नवाज का जिक्र किया, आज मैं मोहम्मद वसीम को एक जगह सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद वसीम के कुछ मसाइल हैं, ये अचानक से जिसको बाहर करना होता है उसके मसाइल शुरू हो जाते हैं। फिर अभी एक डिबेट ये भी चल रही थी कि जी वो हारिस सोहेल क्यों कर बाहर हो गए, हारिस सोहेल को जो क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल भी पूछ ही नहीं रहा, तो मिडिल ऑर्डर जो है पाकिस्तान का क्या जानबूझ के मजबूत नहीं होने दिया जा रहा कि अचानक से प्लेयर के साथ मसाइल शुरू हो जाते हैं? मतलब जानबूझ के तो खैर क्या कहेंगे, लेकिन हाँ कॉम्बिनेशन, जिसको खिलाना है, जिसको नहीं खिलाना उसके लिए मसाइल हैं उसका। हाँ बस बात यही है कि मुझे देखे ना, मुझे इस ये मिडिल ऑर्डर जो है तो ये प्लेयर आपके पास नीचे है, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं कि ये जैसे ये खड़े हो जाएंगे और आपका मैच निकाल के ले जाएंगे, तो वो अभी तक उन्होंने वो शो भी नहीं किया है। इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने खेल ली है लेकिन अभी तक वो क्लास शो नहीं किए। देखें T20 क्रिकेट में आप जाके स्टॉकिंग कर लेते हो, आपके 2-4 शॉट लग जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, लेकिन 50 ओवर्स के मैच में बहुत बड़ा मैच होता है, पूरे दिन का ये मैच होता है, 50 ओवर बहुत होते हैं।
अगर ऊपर से 3 विकेटें 10 ओवर के अंदर गिर जाती हैं तो आपको 40 ओवर खेलना है और 40 ओवर सर्वाइव भी करना है और फिर रन भी निकालना है। ठीक है महमूद हामिद साहब की जो गुफ्तगू इस वक्त जारी है, लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन किया एक और कॉलर ने, रियाज खान साहब ने कराची से, मॉडल कॉलोनी से। अस्सलाम वालेकुम रियाज खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, कैसे हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। जी, सवाल क्या करेंगे रियाज भाई? सवाल ये करेंगे कि जी बाबर आजम को जो है मैं समझता हूँ कि वो अब साइड हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि विराट कोहली वाला असर उसका हो जाए, है ना। और वो फैसले जो है ना वो दोस्तियां ना निभाएं, अपने कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कुछ और फैसले जो है वो मुल्क के लिए करें। और मैं समझता हूँ कि अब जो है बाबर आजम का टाइम जो है वो ओवर हो गया है। परफॉर्म तो कर रहे हैं मेरे रियाज खान साहब, किस तरह से टाइम जो है वो ओवर हो गया उनका, ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे? ऑलराइट, रियाज खान साहब की शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। क्या कहेंगे इस पे महमूद हामिद साहब कि विराट कोहली पे जो भी एक बुरा वक्त एक आया हुआ है, लोग बाबर आजम के साथ उनको बड़ा कंपैरिजन उनका होता है, तो अब ये जिस तरह भी रियाज खान साहब ने भी कहा कि ऐसा ना हो कि विराट कोहली वाला वक्त आ जाए, बाबर आजम पे इतनी जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं। नहीं देखिए, बहुत जल्दी हम लोग एक राय कायम कर लेते हैं। हम लोगों में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी किसी के लिए ऐसी राय नहीं कायम करनी चाहिए कि वो उनका टाइम आ जाएगा। लेकिन वो वन ऑफ द बेस्ट आपका टेक्निकल बैट्समैन है पाकिस्तान टीम के अंदर, तो थोड़ा सा आपको किसी के लिए बात करते हुए थोड़ा सा ख्याल। ठीक है, अच्छा मैं टाइम थोड़ा सा मेरे पास महदूद है। अब ये देखें जो वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है मुल्तान में, ये सीरीज होगी, इस सीरीज में लोग ये कह रहे हैं वेस्ट इंडीज की टीम ऑन पेपर थोड़ी कमजोर टीम है, लेकिन मुल्तान की गर्मी, फिर जाहिर सी बात है होम ग्राउंड का प्रेशर, ये सब चीजें लेके सीरीज को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल अगर आप कंपैरिजन करेंगे वेस्ट इंडीज की टीम और पाकिस्तान टीम का, तो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम का पल्ला भारी है। जिस तरह की वो वेस्ट इंडीज की वो वाली टीम तो नजर नहीं आ रही जैसे होती थी। हाँ, अगर शॉर्टर वर्जन होता तो मैं ये कहता कि कहीं ना कहीं जो है वो वेस्ट इंडीज की टीम कुछ भी कर सकती है, लेकिन 50 ओवर्स एक बड़ा खेल है जिसमें आपको जो है वो पूरा मैच को लेकर चलना पड़ता है। तो आई थिंक इतनी कोई स्ट्रॉन्ग वेस्ट इंडीज की टीम नहीं है जो आपने देखे। तो लेकिन क्रिकेट है, इसमें सब कुछ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको जो है अगर आप हावी हो जाते हैं तो बिल्कुल उसको गिरा दें। ये नहीं कि आप रिलैक्स हो जाएं और फिर आगे मैचों में आपको प्रॉब्लम है। यूजुअली एज ए प्रोफेशनल आपको उसी तरह जाना है और आपको मैचेस जीतने हैं पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान में मैचेस जीतेगा। थैंक यू सो मच महमूद हामिद साहब कि आप हमारे साथ आज के शो में मौजूद थे। उसके साथ साथ हम आज के शो में जो हमने गुफ्तगू की है वो हॉकी के हवाले से की। कमर इब्राहिम साहब, महमूद हामिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारी कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान में जो खेल और खिलाड़ी इसके हवाले से हम गुफ्तगू करें और पाकिस्तान का जो कौमी खेल है हॉकी, उसको अब गाहे बगाए हम अपने शो में शामिल भी कर रहे हैं। छोटी सी कोशिश है, छोटी सी काविश है। हमें उम्मीद है कि हमारी कोशिशें और ये काविशें आप कबूल फरमा रहे होंगे और पाकिस्तान की हॉकी के हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसके कुछ ना कुछ जो है वो असरात और सबरात जो है वो मुस्तकबिल में हमें नजर आएंगे। आइंदा भी हम पाकिस्तान हॉकी को डिस्कस करते रहेंगे, साथ साथ पाकिस्तान के पॉपुलर खेल क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन जो एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आपने हेडलाइंस में भी देखी कि एथलेटिक्स में पाकिस्तान के जो एथलीट हैं उन्होंने इमाम रज़ा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, पाकिस्तान के प्लेयर के साथ हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं और जी स्पोर्ट्स हमेशा उनके साथ है। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।